अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आज थोड़ी सी ताख़ीर से वीडियो बना रहा हूँ वर्ल्ड करंट अफेयर की। इसकी वजह क्या है मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया था, तो अभी थोड़ा सा मुझे मौका मिल गया तो मैं सोचा कि क्यों तसलसल को ब्रेक किया जाए, जो ख़बरें हैं वो आपसे शेयर कर दी जाए। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो जापान और चाइना को लेकर के है। और मामला क्या हुआ है कि चाइना का जो रडार सिस्टम है, एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो रडार सिस्टम पर लगा रहता है, वो जापान के जो है फाइटर जेट को समझिए कि एक लिहाज से लॉक कर दिया था। और लॉक इस तरह किया था कि जब चाहे उस पर मिसाइल से अटैक कर दें। और ये सिस्टम भी था F-15 जापान का फाइटर जेट था और चाइना का J-15 था। तो ये 15-15 की लड़ाई थी। ये मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए। जापानीज डिफेंस मिनिस्टर सेट चाइनाज मिलिट्री एयरक्राफ्ट J-15 intermittently targeted its radar at Japan's F-15 fighter jets on 2 occasions Saturday की बात है ये, for about 3 minutes in the late afternoon and for about 30 minutes in the evening। तो शनिचर के रोज दोपहर की बात है और शाम की बात है। तो ये समझ जाइए कि ये F-15 जो है ये बहुत लेटेस्ट वेपन है, समझ जाइए। अमेरिका का दिया हुआ जापान को है। ये F-16 F-17 से भी लेटेस्ट है, ये समझ जाइए। ये मत समझिए कि अभी तो F-35 चल रहा है तो F-15 बहुत ही नहीं, ये लेटेस्ट वाला है और इसमें बहुत ही मॉडर्न तरह के जो है ये है। तो उसी वजह से जो है उसको पता चल गया कि हमारा फाइटर जेट को किसी ने लॉक कर दिया है और बाद में पता चला कि चाइना ने किया है। अब ये मामला जो है जड़ क्या है? जड़ वही है कि जापान की जो नई वज़ीर आज़म बनी है सना तकाइची, उससे किसी ने पूछा कि अगर चाइना ताइवान पे हमला कर देता है तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि हम दिफा करेंगे। दिफा में क्या, सिर्फ डिप्लोमेटिक दिफा करेंगे या मिलिट्री? कहा मिलिट्री इंटरवेंशन करनी पड़े तो उसको भी करेंगे। अब ये तो समझिएगा आप बैल मुझे मार वाली बात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी को समझा रहा है कि उसी वजह से चाइना जो है आग बगोला हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे पे ये तो बड़ी बड़ी बातें कर दी। अब जब इस पर जो है एग्रेशन दिखा रहा चाइना तो डोनाल्ड ट्रंप बचाने के लिए आ ही नहीं रहा, इसी को नसीहत कर रहा है कि खामखा के बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत है। अब इसका कहना यह है कि अगर हम लोग ताइवान को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर देखिए यहाँ सब पे जो है ये सब जो है आइलैंड वगैरह जो है तो फिर इधर बढ़ना शुरू कर देगा चाइना। तो इस लिहाज से अगर ये तमाम आइलैंड वगैरह को बचाना है तो ताइवान को भी हिफाजत करनी पड़ेगी। तो ये देखिए कि मामला क्या होता है। तो अभी तो मामला ऐसा लग रहा है कि समझ जाइए कि 3 हिस्सों में तीनों की दोस्ती हो गई है, अमेरिका, रशिया, चाइना। अब इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप का मामला ऐसा लग रहा है कि चाइना से तो मजबूरी की दोस्ती है और वक्ती दोस्ती है, क्योंकि उसके बगैर अभी गुजारा ही नहीं होने वाला है। तो जिसके वजह से वेट एंड वॉच वाला मामला है, टाइम गेन करने वाला जो है वो समझ रहा है कि दोस्ती कर लेते हैं ताकि हमारे अपने जो मकासद है वो हम निकाल लें। लेकिन रशिया से वो दिल से दोस्ती चाह रहा। कल मैं थोड़ी सी बात किया था कि यूरोप से डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ क्यों हैं, तो इसी पर थोड़ी सा और भी आज मैं रोशनी डालता हूं। और देखिए ये वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स से कोई एक चीज़ फिक्स नहीं रहती। तो अगर आपको जियो पॉलिटिक्स से दिलचस्पी है, मताला चाहते हैं, तो हमारे जैसे हज़ारों लोग होंगे, तो वो जो भी स्टडी करेंगे तो वो आपके से शेयर करेंगे कि इस अंदाज से भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको डेली भी अगर चेंजेस आ जाए तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे स्कॉलर की कदर करने की ज़रूरत है कि जो सही बोल दे, गलत बोल दे, लेकिन उसी पे जो है डंडा पीटता रहे कि मैं जो बोल दिया वही सही।
ऐसा स्कॉलर आपको जो है गलत रास्ते पर डाल देगा। हाँ, वो स्कॉलर जो इल्म के बढ़ता रहे और अपनी बात को भी वापस ले, तो वो स्कॉलर की कदर करे, क्योंकि ओनली स्टोन कैन नॉट बी चेंज। पत्थर जो है वो बदला नहीं करते, इंसान की राय में चेंजेस होते रहते हैं। ये नहीं कि अभी मेरी कोई गलती हो गई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक सलीका सिखा रहा हूँ कि मुताला करते रहें और हम लोग से जो एंगल देखते रहते हैं कि इस एंगल से सोच के देखते हैं तो क्या नतीजा निकलता है, इस एंगल से देखते हैं तो क्या निकलता है, इसने ये स्टेप लिया है तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो हम लोग बैठ करके दूर से तो यही अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, और अंदाज़ा तो कभी हक़्क़ुल यकीन नहीं हो सकता है। तो अभी देखिए मामला क्या है कि मैं आप लोगों को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप, उसकी पुरानी दोस्ती है यूरोप से, यूरोप के ज़रिए से वो यूएसएसआर को क्रश कर दिया। अब यूएसएसआर तो क्रश हो गया, 15 हिस्सों में टूट गया, लेकिन अभी उसका जो असल वारिस रशिया था वो थोड़ा पावरफुल हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि ये यूरोप जो है ये हमारे लिए एक बर्डन हो गया है, अब इससे जान छुड़ाएंगे तभी मामला ये होगा। अब इसमें जो है मेन मुद्दा क्या है, तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मेन मुद्दा यह है कि चाइना बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, बहुत ही तेजी से आगे निकल गया है, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को बीट कर देगा, पकड़ लेगा और बराबरी कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब अमेरिका ने ट्राई किया कि टैरिफ वगैरह के ज़रिए से जो इसको दबाया जाए, लेकिन ये दबा नहीं। और फिर इसको जो महरूमी है कि इसके जो पार्टनर थे यूरोप के, वो साथ नहीं दिए चाइना के मुकाबले में। ये लोग अपनी मजबूरी की कहानी सुनाने लगे कि हम चाइना के बगैर सस्टेन ही नहीं कर सकते, मईशत के लिहाज से हम लोग इस तरफ पेवस्त हो गए एक दूसरे से। और यूरोप वालों को अमेरिका की सख्त ज़रूरत है रशिया से मुकाबला करने के लिए, यहाँ तक तो अपनी बात हो गई थी। अब इसमें और कड़ी जोड़ते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि G2 बनाने की कोशिश कर रहा है, ग्रुप 2, कि भाई अमेरिका दुनिया का दशा और दिशा कौन तय करेगा। तो पहले अमेरिका करता था, अभी थोड़ा अमेरिका कमज़ोर हो गया है, तो अकेले नहीं करेगा तो दोनों ग्रुप मिल करके करेंगे, यानी अमेरिका और चाइना मिल करके पूरी दुनिया की दशा दिशा करेंगे। और बहुत सारे लोगों को क्यों इन्वॉल्व करेंगे, 2 लोग बैठेंगे और अपने अपने मफाद के हिसाब से जो फैसला कर लेंगे। तो 2 बड़े लोगों की बात होगी, बाकी छोटे छोटे लोगों को जो है ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये असल में जो है चाइना से, तो मेन राइवलरी जो कोल्ड वॉर चाइना ही से है, लेकिन चाइना की दुश्मनी अभी अमेरिका सस्टेन नहीं कर सकता, और ख़ास तौर से अगर यूरोप साथ ना दे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास रियर अर्थ मिनरल का जो है मोनोपोली है चाइना के पास। तो इस वजह से इसके पास जो है दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है। ये बात क्लियर हो गई। तो असल में चाइना से क्या है, दुश्मनी है, लेकिन अभी उस दुश्मनी को जो है दुश्मनी में हराने के लिए वो चाइना से दोस्ती ज़रूरी है। ये भी समझिए कि उस दुश्मनी की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, ये बात समझिए। अब दूसरी बात यह है कि यूरोप से डोनाल्ड ट्रंप क्यों नाराज़ है, तो एक तो मैं बताया कि वो जब कह रहा है कि भाई हम और आप साथ हैं और हमको बीट करने वाली एक ताकत उभर रही है, तो उसको जो है दबाते हैं, लेकिन आप हमें साथ नहीं देते हैं, चाइना से आप जा के बिजनेस करते हैं। तो एक तो हमारा ये गुस्सा है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम आपको रशिया से बचाएंगे और आप हमें चाइना से बचाइए एक लिहाज से, लेकिन आप बचा नहीं रहे, तो हम क्यों बचाएं। तो एक तो समझ जाइए कि यूरोप से इस वजह से बहुत ज़्यादा, और यही वजह है कि आप देखिए कि यही चिढ़ाने के लिए एक लिहाज से फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन जो है चाइना चला गया कि आप चाइना से हमें दूर नहीं कर सकते, ये आपका मुतालबा भेजा है। सियासत अलग चीज़ है, बिजनेस तिजारत अलग चीज़ है, आप इसको अलग कीजिए। तो एक तो बात ये समझिए। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप से एक और चिढ़ भी है। अब वो चिढ़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मजहबी जो है ज़ायनिस्ट टाइप का है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है एक क्लास है। तो वो जो है यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की जो है वो तबाही देख रहा है यूरोप में, बल्कि मजहब की भी
तबाही कह सकते हैं यूरोप में। ये समझे कि लिस्बियन, गे, ये वो फलां ढिकां के नाम पर जो है जितने भी ये खुराफात कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं है कि तुम लोग जो है लिबरलाइजेशन के नाम पर मजहब के ही तुम जो है सारे रिवायात को ही तुम लोग ख़त्म कर रहे हो। मुस्लिम दुश्मनी को भी तुम लोग ख़त्म कर दिए, भर भर के माइग्रेशन बुला लिए पूरी दुनिया से मुसलमानों को, जबकि समझे कि सलीबी जंग जो हुई थी वो जो है क्रिश्चियन और मुसलमानों में हुई थी, तो वो जो तुम नहीं रखे क्योंकि एंटी मुस्लिम में है। और दूसरी बात यह है कि तुम जो क्रिश्चियनिटी की भी जड़ खोदते रहते हो और समझे कि मजहबी तकद्दुस वगैरह को भी तुम लोग जो है निशाने बनाते रहते हो। तो इस वजह से भी ये लोग जो है नाराज़ हैं, डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ है कि ये लोगों की हुकूमत रहेगी तो ये तो समझे कि क्रिश्चियनिटी का ये लोग जनाजा निकाल देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहता है कि यहाँ पर ऐसी हुकूमत आए जो कम से कम राइट विंग की हो और क्रिश्चियनिटी को फेवर करने वाली हो, जिसमें समझे कि क्रिश्चियनिटी के अक़दार को भी लेकर के पकड़े और फिर मुस्लिम दुश्मनी भी आगे बढ़ाए। तो दो वजह से जो है अभी करंट गवर्नमेंट जो है अक्सर और बेस्ट यूरोपियन ममालिक में, उससे डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ है। अब वो चाहता है कि यहाँ पर जो है चेंजेस आने चाहिए, रेडिकल चेंजेस आने चाहिए और गवर्नमेंट वगैरह चेंज होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो है देखेंगे कि चाइना और अमेरिका के जो है चाइना के ताल्लुक से मैं बात कर लिया, यूरोप के ताल्लुक से भी बता दिया। अब रशिया से लेकिन वो दोस्ती चाह रहा है, तो इसकी वजह क्या है? तो रशिया से इसकी वजह एक तो यह है कि अगर ये लोग यूरोप वाले चाइना के मामले में इनको चिढ़ाते हैं तो ये भी कहता है कि अगर तुम जो है हमारे दुश्मन से करीब होंगे तो हम तुम्हारे दुश्मन से करीब होंगे, तो टिट फॉर टैट वाला मामला हो जाएगा। लेकिन एक जियोपॉलिटिक्स का भी मामला है अमेरिका का, उसका मामला यह है राहुल गांधी वाला मामला। डोनाल्ड ट्रंप का जो समझे कि एस्टेब्लिशमेंट है, उसका कहना यह है कि चाइना को रोकने का जो है एक तो ज़रिया तिजारत के ज़रिए है कि उसको बैंड करो, ये करो, वो करो। यूरोप अगर साथ दे दे तो आराम से चाइना का ग्रोथ रोका जा सकता है, लेकिन यूरोप साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो तैयार होंगे तो खुद ही तबाह हो जाएंगे। तो अब यह है कि चाइना के जो है तरक्की को कैसे रोका जा सकता है। तो उन लोगों का अपना असेसमेंट ये है कि चाइना एज सच इतना पावरफुल नहीं हो गया जितना हम लोगों को दिख रहा। जो बात है अभी भी मिलिट्री माइट वगैरह में बहुत आगे है अमेरिका, बहुत आगे है सिविलाइजेशन में, इसमें उसमें, मीडिया में, पूरी दुनिया में, सेइंग में अमेरिका। लेकिन उन लोगों का अपना असेसमेंट ये है कि अगर चाइना रशिया के साथ मिल जाता है तो तकरीबन इसका ग्राफ बहुत बढ़ जाता है। यानी ये समझिए कि एक 1+1 जो है ये समझिए कि 11 की ताकत इन दोनों में आ जाती है। ये सॉलिड ब्लॉक बन जाता है। फिर भी अमेरिका का मुकाबला नहीं है, लेकिन किसी हद तक पहुंच जाता है हमारे तक। तो बेहतर यह है कि चाइना को जो है रशिया से दूर किया जा सके। अगर चाइना को रशिया से दूर करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर चाइना की ग्रोथ को हम रोक सकते हैं, इन्फ्लुएंस को भी रोक सकते हैं, और ये काम आसानी से हो सकता है। अब वो क्या है कि यूरोप की वजह से हम जो है रशिया से क्यों दुश्मनी मोल ले लें और उसको इतना सैंक्शन लगा करके कॉर्नर कर दें कि रशिया जो है चाइना की गोद में जाके बैठ जाए मजबूरी में। तो उसको हम फ्लेक्सिबल लगते हैं, भाई हमसे भी दोस्ती करो, चाइना से भी करो, इंडिया से भी करो। बिल्कुल तुम जो है ऐसा मजबूर ना हो जा कि तुम जो है चाइना के जो है तुम समझे कि वो छोटा भाई बन जाओ। तो इस वजह से उन लोगों की जियोपॉलिटिक्स जो स्ट्रेटेजी जो अभी नई आई है, उसके वजह से रशिया को जो इतना ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, वो इसी वजह से कि किसी तरह से जो है वो चाइना से उसको दूर करना है। और यही चीज़ आप समझिए कि राहुल गांधी वाली बात मैं बताया कि उसका कहना यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये होनी चाहिए कि किसी भी तरह पाकिस्तान और चाइना करीब ना आने पाए,
और ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे पॉलिसी बनाती है कि दोनों को जो है वो करीब कर दी है, जबकि इंडिया का फ़ायदा ये है कि चाइना पाकिस्तान में दूरी रहे। तो आप छोटी ताकत को ज़्यादा डराएंगे तो वो जाकर के उसके गोद में बैठ जाएगा। तो बेहतर यह है कि ज़्यादा मत डराओ। तो जिस तरह से राहुल गांधी जो है पार्लियामेंट में खिताब करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है कि हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाए कि पाकिस्तान चाइना बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम लोगों ने जो है, जो बाइडन ने ऐसी पॉलिसी बनाया, इतना सैंक्शन थोप दिया कि रशिया मजबूरन जो है चाइना की गोद में जाके बैठ गया। अब ये दोनों बैठ जाते हैं एक साथ तो फिर हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और रशिया को मजबूर जिसकी वजह से, यूरोप की वजह से किए, वो हमारा साथ नहीं देते हैं। तो ऐसे दोस्त से फ़ायदा क्या? हटाइए इनसे क्या फ़ायदा हमको, अगर ये चाइना के मुकाबले हमारा साथ नहीं देते तो ये मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अमेरिका की जो भी पॉलिसी आई है वो उसमें जो असल जो है उसका खुलासा क्या है, तो वो यूरोप से नाराज़ क्यों है, रशिया के तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहा है, और चाइना से मजबूरी में हाथ क्यों बढ़ाया है, और असल दुश्मनी किससे है। और असल में जो है आप कहेंगे पहले तो आप जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर कर रहे थे, अभी चाइना की तरफ आ गए। तो ये देखिए, इसमें जो है आप बारीक सा फ़र्क कर लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये है, उसके जहन में जो है, जो पढ़ रहे हैं हम लोग, कि ये तो कह रहा है कि ये हमारा तो है ही, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ये ज़ीरो टॉलरेंस, ये हमारे घर का मामला है, कोई नाराज वराज है हम संभाल लेंगे, टेंशन। बकिया हमें चैलेंज इधर से आ रहा है तो अब हम इसको घर के गेट पे ही रोकने की कोशिश करेंगे, ये असल है। तो इधर से दावेदारी में कमी नहीं है। हाँ, इधर जो कहीं कहीं डंक मारा है चाइना रशिया ने, उसको जो है पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा, लेकिन अटैक इज बेस्ट डिफेंस उसूल के तहत चाइना को रोकना है तो वेनेजुला में क्यों रोको, मैक्सिको में क्यों रोको, अर्जेंटीना में क्यों रोको, डायरेक्ट ताइवान में रोको, जापान में रोको, साउथ कोरिया में रोको, फिलीपीन में रोको, थाईलैंड में रोको, इस तरह। तो असल उसको थ्रेट जो है अमेरिकन सुप्रीमेसी के, वो जो है थ्रेट है चाइना से। बकिया वो जो है अपना हक समझता है, ये पूरे कॉन्टिनेंट ये हमारा है, बकिया पूरी दुनिया में हमारा, जहाँ जहाँ इन्फ्लुएंस रहे। अच्छा, अब 2-4 बड़ी खबरें और क्या है। आज जो है ये यूक्रेन का सदर जो है लंदन जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी, और यहाँ पर जो है 4 बड़े बड़े लीडरान बैठेंगे और बातें करेंगे, मीटिंग करेंगे, क्या किया जाए। एक तो यूनाइटेड किंगडम का केस स्टारमर रहेगा ही, एक जर्मनी का फ्रेडरिक मर्ज रहेगा, और एक फ्रांस का इमैनुअल मैक्रोन रहेगा, और यूक्रेन का ज़ेलेंस्की रहेगा। और ये लोग अब आपस में गुफ्तशनीद करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे कि अगर रशिया तो है ही, अब अमेरिका भी अगर उसी को फेवर करता है और हम लोगों को मजबूर करता है, यूक्रेन को मजबूर करता है कि टेरिटोरियल कंसेशन देना ही पड़ेगा तुमको, तो हम लोग क्या करें। तो ज़ेलेंस्की पूछेगा भाई आप जो बोलेंगे आप वैसे ही हम लोग करेंगे। तो देखिए आज इन लोगों का क्या फैसला होता है। तो ये लोग तो मूड में हैं कि हम लोग जो रेसिस्ट करेंगे, लेकिन कितना कर पाएंगे अमेरिका के बगैर, ये देखने की बात होगी। तो ये लोग डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा खुशामद वगैरह भी करेंगे कि कहाँ आप जा रहे हैं, उधर इधर उधर, हम लोग पहले ही से जो एक दूसरे के साथी हैं, आइए बचाइए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मेन मकसद चाइना है, और चाइना के लिए जो मेन ये है ताकत जो रशिया से है, चाइना की ताकत को कमज़ोर करना है। तो चाइना रशिया में दूरी बनाना और उसके जो है ये मुफीद है, तो इस वजह से उस पर चला है। अच्छा, आज जो है डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लग गया है। ये आप जानते हो उसको पीस प्राइज चाहिए, इसलिए पूरी दुनिया में वो समझौता कराता रहता है। तो कुछ दिनों पहले आप जानते हैं कि समझौता करा दिया था, और उसकी साइनिंग सेरेमनी भी हुई थी जब कोलालमपुर आया था मलेशिया। तो थाईलैंड और कंबोडिया में जो है उसने ये करा दिया था, नोम पे, और समझिए कि बैंकॉक। अब आज खबर ये आ रही है कि फिर दोनों लड़ गए। तो ये समझिए कि कार्बन कॉपी है पाकिस्तान अफगानिस्तान की। पहले इंडिया पाकिस्तान बोला जाता था, ये दोनों बहुत लड़ते रहते हैं। अब ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे जो है
सुबह सुबह उठते हैं और एक दूसरे हमला कर देते हैं। उनकी जो सीज़फायर कितने दिनों तक चले की कोई गारंटी नहीं। वैसे ही थाईलैंड और कंबोडिया का मामला, तो एक कंबोडियन ये थाईलैंड को फौजी मारा भी गया है और इसने जवाबी हमला किया है, तो 3 कंबोडियन जो है ज़ख्मी हो गए फौजी। तब देखिए कि ये अभी टेंशन बरकरार है। अब ये मामला ठीक होता या नहीं होता देखने की बात है। और इधर जो है सेकेंड फेज में जाना है। बेंजामिन नेतन्याहू तो कह रहा है कि भाई सेकेंड फेज ही क्या, थर्ड फेज भी तो है। सिर्फ हमास के हाथ से हथियार ही नहीं लेना है, गाजा को डी रेडिकलाइज भी करना है। और डी रेडिकलाइज का मतलब क्या है आपको मालूम है? मैं कभी इशारा किया था, आपको बताया था कि डी रेडिकलाइज का मतलब ये है कि पूरी तारीख बदल के पढ़ाओ, अपने बच्चों को बताओ कि असल वारिस जो हैं फ़लस्तीन के वो इज़राइल हैं। हम लोग किसी ज़माने में फ़लस्तीनी आए थे, यहाँ पर आके बस गए थे और समझ जाइए कि कब्ज़ा कर लिए थे। तो फिर समझिए कि 1948 में ये लोग कब्ज़ा छुड़ा लिए, तो ये लोग समझिए कि असल हकदार हैं। हम लोग बाहर से आए थे, गलती किए थे, फिर जैसे मुसलमान स्पेन चले गए थे, स्पेन से निकाल देंगे। तो इस तरह के चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम में ये सब तारीख़ पढ़ाई जाए। यानी इज़राइल कॉलोनियल पावर का हिस्सा नहीं है, वो असल हकदार है। इस तरह मैं एक एग्जांपल दिया। अब वो क्या क्या चेंजेस करेगा रेडिकलाइज के नाम पर, कौन कौन से कुरान के आयत वगैरह निकालेगा, वो अल्लाह ताला। वो कह रहा है जिस तरह पूरा मिडिल ईस्ट को रेडिकलाइज कर दिया गया, डी रेडिकलाइज कर दिया गया। उसने कहा कि जिस तरह से जर्मनी को डी रेडिकलाइज किया गया, जिस तरह जापान को रेडिकलाइज किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इस तरह से जो है फ़लस्तीन को भी करना चाहिए। तब देखिए तो कह रहा कि थर्ड वॉर फेज की भी तो बात करो। तो देखिए सीरिया में समझिएगा आज 8 तारीख है, तो 8 तारीख को ही जो है ये समझिए कि दिमश्क पर जो है इन लोगों को कामयाबी मिली थी, तो वो लोग जश्न मना रहे हैं सीरिया, और आज़म करते हैं कि हम नए सिरे से सीरिया को बनाएंगे, बसाएंगे। ये सारे जश्न वगैरह चल रहे। अब यहाँ पर बात करें साउथ अफ्रीका में, तो ये देखिए छोटा सा एक मुल्क है बेनिन। यहाँ पर फौजी बगावत होते होते नाकाम हो गई, किसी तरह बचा लिया गया और नाइजीरिया ने अपने फौजी भेज करके जो है बगावत को कुचल दिया। तो ये समझिए कि इसकी राजधानी जो है पोर्ट नोवो है, ये छोटे से है। तो इकोवास वाले ने जो है आइवरी कोस्ट से, सीरा लियोन से, नाइजीरिया से, घाना से, हर जगह से जो फौजी भेज करके जो फौजी लोग बगावत किए थे उनको पकड़ के अरेस्ट कर दिए। तो ये समझ जाइए कि अफ्रीका में नाइजर में जो फौजी बगावत हो गई, माली में हो गई, बुर्किना फासो में, फिर जो है गिनी में हो गए, फिर गिनी बिसाओ में पिछले महीना हुई है। अब ये जो है बेनिन में भी हुआ था, लेकिन जिस तरह तुर्की में नाकाम हो गया था 2016 में, इसी तरह से बेनिन में भी नाकाम कर दिया। अगर यहाँ भी कामयाब हो जाते तो फिर जो है यहाँ की भी हुकूमत ख़त्म हो जाती। तो ये जो है अफ्रीका में फ़ौजी बगावत जो है होती रहती। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोग शेयर कर दूं। और इंडिया में तो बस वही मामला है। कल जो पेशावर में बहुत बड़ा जलसा हुआ पीटीआई का, तो उनके पास तो सियासी लोग हैं, तो जलसा जुलूसी वगैरह करेंगे, आवाम को मोबिलाइज़ करेंगे, लेकिन वो अहमद शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सख्त उन लोगों ने जो है जवाब दिया है। यानी वो लोग डरे नहीं और जो है अब मुकाबले में आ गए। तो ये इमरान खान के एक लिहाज से कमाल मानिए, आप माने या ना माने, कि 3 साल से या 2 साल से जो आदमी जेल में हो फिर भी वो जो है इररिलेवेंट नहीं हुआ है वहाँ के पॉलिटिक्स में, जबकि इतना बड़ा इदारा जो है उसके पीछे है। तो समझिए कि आदमी में दम है, तभी तो जेल में बैठ करके जो है वो बयानियाँ बना देता है और पूरे पाकिस्तानी सियासत को हिलाए हुए हैं और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो है नाके चने चबाए हुए हैं। पाकिस्तान में जो सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ है अफवाज पाकिस्तान। उससे बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान में सियासी पार्टी नहीं है और उसको जो है टक्कर दे रहा हो। ये नवाज शरीफ की पार्टी से और बिलावल वगैरह ये सब पार्टी कुछ नहीं है, जैली पार्टी। असल पार्टी जो है जो हुकूमत करती है वहाँ के अफवाज पाकिस्तान, और उसको ललकार दिया है इमरान खान ने, जिसकी वजह से वो झेल भी रहा है, उसकी बहनें झेल नहीं।
लेकिन बंदे में दम तो है कि वो टक्कर दिया है, तो बड़ी ताकत से वो टकरा रहा है। देखिए, तख्त या तख्ता, दो में से एक उसको नसीब हो। इंडिया में पार्लियामेंट का इजलास वगैरह जारी है, आज प्राइम मिनिस्टर भी खिताब करने वाले हैं। लेकिन इंडिया में जो इंडिगो का प्रॉब्लम है, और ये समझे कि कई दिनों से, एक हफ्ते से प्रॉब्लम है, और फ्लाइट कैंसिल पे कैंसिल, और उसकी वजह से शादी ब्याह का जो मौसम है, तो रिश्तेदारों को एक दूसरे के यहाँ जाना रहता है। तो अगर आप टिकट कटाए हैं और अगर जो है आप समझ रहे हैं कि 10 बजे मुझे शादी में जाना है और मैं पहुंच जाऊंगा 5 बजे, 5 घंटा पहले, और आपकी फ़्लाइट जाकर 10 घंटा लेट हो जाए, तो पैसा भी गया, जाना भी बर्बाद। तो बहुत मुसीबत में है सारे लोग। और आज भी 200 फ्लाइट तकरीबन कैंसिल हो गए। वो कह रहा है कि 10 दिन कम से कम लगेंगे ही, यानी 7-8 दिन हो गए हैं, 2-4 दिन और। अब ये है कि इंडिगो वाले ने जो है ये जानबूझ करके कियोस किया है या फिर इंसिडेंटल हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ के ही किया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने नया कायदा कानून लाई है वो इंडिगो वाले को सूट नहीं कर रही थी। तो मेरे नज़र में तो इंडिगो फ़्लाइट मेरे फेवरेट फ़्लाइट है, समझिए कि बहुत बेहतरीन है। स्पाइस जेट के मुकाबले में इंडिगो की सर्विस बहुत अच्छी रहती है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये जानबूझ करके वो कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है कायदा कानून लेकर आए थे कि जिसमें जो है पायलट के हिसाब से जो है ड्यूटी आवर्स और नाइट डे ये सब जो तय किया गया था, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पायलट वगैरह को, क्रू मेंबर को आराम दिया जाए, ताकि एक्सीडेंट वगैरह कम हो। तो लेकिन ये है कि ज़्यादा आराम देंगे तो फिर जो है एयरलाइंस को घाटा होगा, उनको ज़्यादा पायलट वगैरह रखने पड़ेंगे। तो वो शायद उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को झटका देने के लिए जो है थोड़ा ऐसा जानबूझ के किया गया, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये मैं एक नज़र अल जज़ीरा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से जान लें। ये देखिए, वी विल रिबिल्ड सीरिया कंट्री मैक 1 ईयर सिंस फॉल ऑफ अल असद। ये देखिए, यहाँ पे सब लोग परेशान हैं कि आर इजराइल हमास इंटरिंग द सेकंड फेज ऑफ द सीज फायर। और कह रहा सेकंड फेज की तो बात करते हो, फर्स्ट फेज की बात ही नहीं कर रहे, थर्ड फेज की। सूडान ग्रुप एक्यूजेस RSF ऑफ रेपिंग 19 वोमेन हु फ्लेड अल्फर्स। देखिए अब क्या क्या जो है इल्ज़ाम सुनना पड़ रहा है। रशिया वेलकम्स ट्रम्प्स रिवाइज्ड US सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ये देखें, वो जो मैं बताया कि 28 पेज के जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया ट्रंप ने, तो रशिया ने उसको वेलकम किया है, क्योंकि वो US सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को पूरा रिवाइज ही कर दिया है, तो बदल ही दिया है। जो दोस्त था उसको दुश्मन बना दिया है, जो दुश्मन था उसको दोस्त बना दिया है। तो रशिया क्यों नहीं खुश होगा? पूरा समझिए कि जो बाइडेन का उलट कर दिया है, इसलिए पूरा यूरोप पैनिक में है। और ये देखिए, मैं जो आपको बताया थाईलैंड का, थाई सोल्जर 4 कंबोडियन सिविलियन किल्ड एज बॉर्डर टेंशन रीइग्नाइट्स। ये देखिए, नाइजीरिया सेज इट्स डिप्लॉयड जेट ट्रूप्स टू बेनिन टू डिसलॉज्ड कू प्लॉटर्स। तो ये बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर ये आप जो है इस तरह पढ़ देते हैं हेडिंग, ये तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें आप जो है क्या कर रहे हैं? भाई ऐसा नहीं है, ये जो पूरा मजमून में पढ़ लिया हूँ, सिर्फ आपको हेडिंग में बता रहा हूँ। तो ये आपसे हेडिंग पढ़ करके सारी बातें नहीं मालूम हो जाएगी। एक अंदर की जो मैं बात बताता हूँ, तो ये पूरे मजमून में पढ़ लिया है क्लास, और अब जो है सी हेडिंग दिखा करके मैं आप लोगों को बात समझा दे रहा हूँ। तो मुझे जो है पढ़ने में 2-3 घंटे लगते हैं। अब वो 2-3 घंटा मैं आपको बचा देता हूँ, जिसकी मैं फ़ीस 300 रुपये लेता हूँ। ये आप समझिए। तो अगर मेरी खिदमत आपको अच्छी लगती है तो आप फ़ीस पे कीजिए, नहीं लगती है तो नहीं पे कीजिए और किसी और को सुनिए, कोई मसला नहीं। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आज इंशाअल्लाह सूरह हदीद मुकम्मल हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।